विनोद बंसल, विनोद जी। देखिए ऐश्वर्या जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं जो अभी इन्होंने शोएब जमई जी ने बताई। देखिए कि बात हो रही है रेडिकलाइजेशन बाई तबलीगी जमात, और एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है, कोर्ट में दाखिल की है। और आप देखिए कि एनआईए के चार्जशीट में तबलीगी जमात को कटघरे में खड़े करने के बावजूद, जिसको आप डॉक्टर कह रहे हैं, जिसको आप बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, जिसको आप इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, वो उस तबलीगी जमात का सर्टिफिकेशन बांट रहा है। और आप देखिए कि ये जो है ना, अभी भी उनके कान नहीं खुले। एनआईए के चार्जशीट के बावजूद भी उसको सर्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, वो उससे जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई है। अरे भाई, कोई बीजेपी का नेता या कोई भी XYZ अगर उसको कोई केस लड़ता है तो अपराधी है क्या वो? मैं कहता हूं उसको भी कटघरे में खड़ा करो ना जी, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन कोई बीजेपी का नेता अगर उसके सपोर्ट में कहीं जो अगर कोई केस लड़ता है तो क्या मतलब आप ये कहते हैं कि बीजेपी का तबलीगी जमात है? अरे शर्म आनी चाहिए यार। एक रेडिकलाइज्ड यानी मैं आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों को पैरोकार करने वाली ऐसी संस्था तबलीगी जमात, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने मेवात को जलाया, जिसने देश के अंदर अनेक टुकड़े करने की कोशिश करी। आप देखिए कि 1913 से लेकर के आज तक तबलीगी जमात ने अगर देश में किया है तो बंटवारे का काम किया है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई डालने का काम किया है, मुसलमानों को रेडिकलाइज करके देश की मिट्टी से तोड़ने का काम किया है। आप देखिए ये तबलीगी जमाती है ना, जो कि देश के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर सक्रिय है। और ये कौन नहीं जानता भाई? अभी भी अगर आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, आप अपनी मिट्टियां भींच लोगे, आंखें बंद कर लो, हाथ अपने कान बंद कर लोगे, इससे काम नहीं चलने वाला। डॉक्टर साहब, आपको धरातल पर जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, जब चार्जशीट आपने पढ़ी है तो चार्जशीट में तबलीगी जमात के बारे में क्या लिखा है पता है आपको? पढ़िए जरा उसको। बंसल जी, ये पढ़ने के बाद भी घुमा रहे हैं, ये पढ़ने के बाद भी घुमा रहे हैं, ये पढ़ने के बाद भी घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं ये मैं समझ। शोएब जमई जी, आपको मैं जवाब देने दूंगा, लेकिन रिलैक्स। ये एक मोनोलॉग नहीं। शोएब जमई जी, डॉक्टर साहब, शोएब जमई जी, ये मोनोलॉग नहीं है। विनोद बंसल जी ने बिल्कुल एक बहुत वाजिब सवाल उठाया, बिल्कुल सही सवाल उठाया। आपने एनआईए की चार्जशीट पढ़ी? हाँ पढ़ी, लेकिन फिर भी सैयद जवाद में आ रहा हूं, रागी साहब आप स्टूडियो में, मैं आ रहा हूं, प्रीति पांडे के पास जा रहा हूं पहले, उसके बाद प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। प्रीति पांडे, आपने शोएब जमई को सुना। सैयद जवाद डिबेट में कूदने के लिए बिल्कुल बेकरार है, तैयार है, मैं आऊंगा उनके पास, लेकिन पहले मैं प्रीति पांडे आपके पास आना चाहता हूं। प्रीति जी, जब किसी ने किसी के आराध्य पर टिप्पणी की थी तो आपने, हमने सबने कहा, और आज भी कहते हैं कि किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करना सही, लेकिन सभ्य समाज में और भारत के समाज में वायलेंस और हत्या करके गंडासे लहराए जाना, और उसके बाद जब एनआईए की चार्जशीट आ जाए और वो बताए कि ये संस्था और ये स्पेसिफिक लोग इसके जिम्मेदार हैं, उसके बाद भी अगर अपने आप को डॉक्टर कहने वाले डॉक्टर शोएब जमई जैसे लोग उसको डिफेंड करेंगे तो क्या ये ठीक है? प्रीति पांडे जी प्लीज बताइए, पूछता है भारत जी। ऐश्वर्या, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बाबुलंद आ रही है, बोलिए। देखिए बिल्कुल साफ साफ कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि चाहे कोई किसी के आराध्य पर टिप्पणी करे, चाहे जैसे हिंदू मुसलमान की बात पूरे देश में हो रही है, तो मैं भी एक चीज कहूंगी कि अगर आप राम जी पे टिप्पणी करें या कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बात करें, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हमारी इतनी औकात और हैसियत है कि हम अपने आराध्यों के बारे में या किसी के आराध्य के बारे में बात करें? इसका तो मैं पूरी तरीके से खंडन करती हूँ, बिल्कुल साफ साफ आपके चैनल पे। लेकिन दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी एजेंसी आज अगर अपनी चार्जशीट रख रही है और चार्जशीट में वो बातें रख रही हैं कि ये 11 लोग क्यों पकड़े गए, ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इनका संबंध है, ये तबलीगी जमात के हैं या ये पीएफआई के हैं या आईएसआई के, वो कहीं के भी हो, मेरा ये कहना है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को 11 लोगों को पकड़ा गया, मुख्य आरोपी कौन है, कैसे ये लोग टीम अप हुए, कैसे इन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिनकी हत्या हुई है, उमेश कुले साहब, उनकी हत्या के लिए जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया और ये एक टेरर अटैक की तरह इस्तेमाल हुआ, सिर्फ एक मर्डर नहीं था, कहीं ना कहीं एक समुदाय को ये डराने की और एक मैसेज देने की कोशिश तबलीगी जमात द्वारा है कि भाई अगर तुम कुछ बोलोगे तो कोर्ट कानून कचहरी तुम्हारा फैसला बाद में करेगा, तबलीगी जमात पहले फैसला करेगा। तो वो भी तो ऐश्वर्या गलत है ना।
हम अगर इस तरह के कट्टर संगठन जितने भी चल रहे हैं देश में, अगर उनको एनआईए अपनी रिपोर्ट रख रहा है और अगर अपनी बात कह रहा है, तो हम एनआईए की रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन मार्क कैसे रख सकते हैं? हमें क्या एनआईए पे भी विश्वास नहीं रह गया अब? मैं जवाब नहीं बताइए। नहीं मैं बता रहा हूं, देखिए, अच्छा ठीक है, ओके, क्विक इन्होंने जमाई जी बताइए। जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि देखिए एनआईए के जांच पर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं। आपको याद होगा इसी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा की मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच की थी। किसने सवाल उठाया था? भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम लीडरों ने, और आज भी उठाते हैं कि उस वक्त की एनआईए बायस्ड थी। जब मुंबई एटीएस ने और हेमंत करकरे ने जब इस जांच करके पूरी चार्जशीट दाखिल की, तो किसने सवाल उठाया था? भगवा संगठनों ने, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो दंगों में शामिल रहती है, और बीजेपी ने। तो जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप एनआईए पर सवाल उठाते थे, क्योंकि आपको एनआईए पसंद नहीं था और उन्होंने हिंदू टेररिज्म की बात की थी। आज आप कहते हैं कि एनआईए पे हम बिलीव कर लें, ये कैसे चलेगा? ये तो दो धारी बात हो गई ना। ये तो सेलेक्टिव बात हो गई। बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों ने भी बैन क्यों किया है? मुझे प्रोफेसर साहब सिर्फ इतना बता दीजिए, तबलीगी जमात को कितने कंट्रीज इसी बात पे ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।